मित्रों, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, प्रिय स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको आज के दौर में हमारे देश में जो फैला हुआ कोरोना नामक महामारी है, पैंडेमिक है, इसमें वैक्सीनेशन का क्या महत्व है या ओवरऑल वैक्सीनेशन का हमारे जीवन में कितना महत्व है और देश और हमारे आपके लिए सबके लिए वैक्सीन कितनी इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ ये कम से कम शब्दों में समझाने के लिए ये वीडियो आपको प्रेषित कर रहा हूँ, फॉरवर्ड कर रहा हूँ। वैक्सीन हमारे बीमारी के खिलाफ डिफेंस का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब बीमारी बहुत बृहद स्केल पर होती है, पैंडेमिक की फॉर्म में होती है या इवन उससे थोड़ी भी छोटी होती है, तब हम रूटीन इलाज के तरीक़ों से हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, मेडिकल वर्कर्स, दवाइयाँ, टैबलेट, इनसे उसको नहीं मुकाबला कर सकते। इसलिए हमें पूरे अपने समाज को, सारे लोगों को, हर वर्ग को, हर व्यक्ति को इसके खिलाफ तैयार करना होता है कि वो उस बीमारी से लड़ने की ताकत उसकी बढ़ सके। और उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा उपाय वैक्सीनेशन के रूप में उपलब्ध है। और फॉर्चुनेटली जो है हमारे देश के साइंटिस्ट ने अच्छे टाइम पर वक्त रहते एक अच्छी वैक्सीन्स तैयार कर ली हैं। हमने 2-3 वैक्सीन्स तैयार कर ली हैं जो काफ़ी कारगर हैं, बहुत ज़्यादा कारगर हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही अपील करूंगा कि सब लोग उनका नंबर आने पर इस वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं और छोटे से थोड़े से शब्दों में समझें कि ये वैक्सीन क्या है और कैसे काम करती है और इससे जुड़े हुए जो भ्रांतियां हैं या मिथ्स हैं उनका रियली कोई अस्तित्व है भी या नहीं है। जो हमारे इम्यूनिटी है उसको मजबूत करते हैं बीमारी के खिलाफ, वो हमारा डिफेंस सिस्टम है हमारे शरीर का। और वो 2 तरह की होती है, एक एक्टिव इम्यूनिटी, एक पैसिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो हम नेचुरल और एक्वायर्ड 2 तरीक़ों से बना सकते हैं। पैसिव भी हम नेचुरल और एक्वायर्ड 2 तरीक़ों से बना सकते हैं। जब हमारे शरीर में इन्फेक्शन जाता है ज़्यादा मात्रा में, तब भी हमारे बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ तैयार होती, एंटीजन के फॉर्म में इन्फेक्शन आता है, और कम मात्रा में आता है तब भी तैयार होती हैं। तो उससे हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और ये है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी ये होती है कि ऐसा मटेरियल जो इम्यूनोजेनिक है हमारी बॉडी में कैसे भी ट्रांसफ़र हो जाए, तो उससे हमारे बॉडी में उसके खिलाफ इम्यूनिटी तैयार हो जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का तरीका जो हम आज की तारीख में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो वैक्सीनेशन का तरीका है कि हम किसी भी बीमारी के खिलाफ ताकत या इम्यूनिटी अख्तियार कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं थ्रू पॉजिटिव वैक्सीनेशन एंड कम्युनिटी वैक्सीनेशन, जिससे हर व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जाए। और एक्वायर्ड तरीका जो लोगों में होगा वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटी सीरम के फॉर्म में दिया जा सकता है। जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो हमें हमारी बॉडी में जब हम कोई स्टिमुलस, बीमारी का स्टिमुलस डालते हैं, उसके खिलाफ हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो उस स्टिमुलस को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिससे हमारी बॉडी प्रोटेक्ट होती है। इसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनने से हमारे शरीर की ताकत बढ़ती है। पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो दूसरे होस्ट में हम इस चीज़ को तैयार करते हैं और अपने अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, इसको हम पैसिव इम्यूनिटी करते हैं। मतलब इम्यूनिटी हमने किसी एनिमल में तैयार करी, ये पैसिव इम्यूनिटी, और उसके अंदर से जो सिरा है वो ले करके हमने अपनी बॉडी में ले लिया, ये पैसिव इम्यूनिटी का तरीका है। इम्यूनिटी दूसरे के अंदर बनाई गई, ट्रांसफ़र मेरे अंदर की गई। अब जो हमारे इम्यूनाइजिंग एजेंट्स हैं वो 3 तरह के हैं, वैक्सीन्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं और एंटीसिरा हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोटीन चेन्स के प्रोटेक्ट होते हैं, और एंटीसिरा जो लोग बीमार हैं उनकी बॉडी में जो सीरम मौजूद है उसका ट्रांसफ़र दूसरे में किया जाता है, उसे एंटीसिरा कहते हैं। जैसा कि आपने बहुत बार कोरोना के केस में सुना होगा कि फलाने कोरोना पेशेंट ने दूसरे कोरोना पेशेंट को अपना
जो है वो सीरम डोनेट किया, जिससे उसके अंदर ताकत बढ़ी उस बीमारी से लड़ने की, और वो काफ़ी बुरी स्थिति में था जिससे वो रिकवर हुआ। तो अभी हम अपना फोकस सिर्फ वैक्सीन्स पर रखेंगे जो हमारे देश में वृहद स्केल पर, लार्ज स्केल पर हो रहा है, जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एंटीसेरा और एंटी टॉक्सिन्स और इन सब चीज़ों पर अभी बात नहीं करेंगे। वैक्सीनेशन इज अ मेथड ऑफ गिविंग एंटीजन टू स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स थ्रू एक्टिव इम्यूनाइजेशन। हम बॉडी में उस बीमारी के कीटाणु को डेड स्थिति में या पार्शियली किल्ड स्थिति में अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि उसके खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बने और उस बीमारी को से हमारा एक्सपोजर होने की दशा में उस बीमारी से वो लड़ सके और हमारे शरीर को कमज़ोर बीमारी ना कर सके। और वैक्सीन इज़ एंटीजेनिक, वैक्सीन से एंटीजेनिक है इसलिए एंटीबॉडी बनते हैं, पर पैथोजेनिक नहीं है। मतलब वो वैक्सीन हमारे लिए एंटीजन है, एंटीबॉडीज़ बनाएगी, लेकिन बीमारी हमारे शरीर में ट्रांसफ़र नहीं करेगी, यही वैक्सीन है। वैक्सीन्स कई तरीके की होती हैं। लाइव वैक्सीन्स होती हैं, एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स होती हैं, एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन्स होती, इनएक्टिवेटेड होती, टॉक्साइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन्स होते हैं। जैसा जो लाइव वैक्सीन्स हैं जो हमारे देश में ज़्यादातर एक बार यूज़ हुई है, वो स्मॉल पॉक्स के केसेस में यूज़ हुई है, जिसमें कि स्मॉल पॉक्स जो है काऊ पॉक्स को ह्यूमन में ट्रांसफ़र किया गया लाइव, जिसमें क्योंकि ह्यूमन में वो बीमारी नहीं फैलाता लेकिन ह्यूमन पॉक्स के खिलाफ ताकत देता है, जिससे कि हमारे देश में स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। अभी जो हमारा आजकल जो वैक्सीन्स चल रही हैं हमारे यहाँ, एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन्स और इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन्स जो कहलाती हैं। मतलब लाइव वैक्सीन्स जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा डेंजरस होती हैं, जिनमें बीमारी फैलने का भी खतरा रहता है, उस व्यक्ति को बीमार होने का भी खतरा रहता है, तो उसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना होता है। किल्ड वैक्सीन से हमें बीमार होने का खतरा नहीं होता और हमारी शरीर में सफिशेंट या ज़रूरत भर की एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, जिससे हम उस बीमारी से लड़ सकते हैं। जो वायरस दूसरे लोगों में मौजूद है, उनको वायरस को ले करके उनको हम किसी और एनिमल में वायरस डालते हैं और उससे उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और वो दूसरे में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे लाइव वैक्सीन हमने काउपॉक्स वायरस को ह्यूमन में ट्रांसफ़र किया, इसे वेरियोला स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाई, जो हमारी बहुत सक्सेसफुल वैक्सीन रही वर्ल्ड ओवर और हमारे देश की बहुत सक्सेसफुल वैक्सीन है। अभी जो हमारे यहाँ वैक्सीन्स चल रही हैं कोरोना के लिए, जितनी भी वैक्सीन्स हैं वो ज़्यादातर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ए विरुलेंट वैक्सीन कहलाती हैं। बस उसमें इन वैक्सीन्स में जो सावधानी हमें बरतने की ज़रूरत है, जिन पेशेंट्स को ल्यूकीमिया या लिम्फोमा हो, मींस कई तरह की कैंसर्स हों या उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो, उन्हें ऐसी बीमारी हो जो सीरियसली इल हो और जिनको स्टेरॉयड दवाइयाँ लग रही हों या एंटी मेटाबॉलिक एजेंट्स मिल रहे हों, जो रेडिएशंस को एक्सपोज्ड हों या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हों, इनको ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स नहीं दी जाती, ये अवॉइड करते हैं। बहुत सारी वैक्सीन्स हमारे देश में उपलब्ध हैं। लाइव वैक्सीन्स हैं, एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स हैं सेलुलर फ्रैक्शन की, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस न्यूमोकोकल, मेनिंगोकोकल वैक्सीन्स हैं, डिप्थीरिया की वैक्सीन्स हैं, बीसीजी वैक्सीन्स हैं, टाइफाइड की वैक्सीन्स हैं, प्लेग वैक्सीन्स हैं, ओरल पोलियो की वैक्सीन्स हैं। ओरल वैक्सीन्स में ओरल पोलियो वैक्सीन्स मोस्ट कॉमन है, मीज़ल्स, मम्स, रूबेला। और आज की डेट में जो हमारी रिसर्च चल रही है वो इस कोरोना के लिए, जैसे इन्फ्लुएंजा के लिए हम नेज़ल वैक्सीन यूज़ करते हैं जब नाक में स्प्रे कर देते हैं, तो सारी रिसर्च ये चल रही है बिना इंजेक्शन के नाक में स्प्रे करके, क्योंकि ये कोरोना ज़्यादातर नाक से एंट्री पाता है, तो इसको नाक में स्प्रे करके इस्तेमाल किया जाए, जिससे हम इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है और उम्मीद है कि इससे इम्यूनिटी भी ज़्यादा बेहतर मिलेगी हमको। जो इसको वैक्सीन लगाने का तरीका है कि हम इसको डीप सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा सकते हैं, मतलब स्किन के नीचे लगा सकते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे सकते हैं और ओरल तरीके से दे सकते हैं, जैसे हमारी पोलियो वैक्सीन और बीसीजी वैक्सीन दी जाती है कई बार।
और इंट्राडर्मल, जैसे BCG वैक्सीन है, इंट्राडर्मल का मतलब है स्किन की जो लेयर है उसके बीच में लगाना, और इंट्रानेजल जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन यूज़ की जाती है। अभी सारी रिसर्च हमारी कोरोना वैक्सीन को इंट्रानेजल रूट से देने की कोशिश की जा रही है। वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल होता है वो एक प्राइमरी वैक्सीनेशन होता है जिसमें कि सबको एक बार लगा दी जाती है, और जहां ज़रूरत होती है कि इन्फेक्शन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है उसमें बूस्टर वैक्सीनेशंस की जाती हैं। आज जो हम 4 वीक्स और 6 वीक्स के गैप में 2 वैक्सीन कोरोना की लगा रहे हैं, भविष्य में हो सकता है कि इसका एक और बूस्टर डोज लगाया जाए, जिससे कि जो बचे हुए स्ट्रेन्स हैं जो अभी तक कैप्चर नहीं हो पाए हैं वो भी उसमें इंक्लूड करें, और जिससे हमको एक वाइड स्प्रेड इम्यूनिटी मिले। और ये वैक्सीन्स यूजुअली शॉर्ट पीरियड के लिए कारगर होती हैं। थोड़ी ही वैक्सीन्स हैं जो बहुत लंबे समय तक कारगर हैं, जो कि बहुत लंबे समय के प्रोसेस में तैयार हुई हैं। अभी हमें वैक्सीन तैयार करने के लिए बहुत कम टाइम दिया गया है, जिसकी वजह से हमें इसमें सारे स्ट्रेन इंक्लूड करना संभव नहीं था। तो इसलिए इसके थोड़े बहुत फ्लॉज ज़रूर हैं, पर अभी कोशिश की गई है कि जितने भी इसके स्ट्रेन्स अवेलेबल हैं, म्यूटेंट स्ट्रेन्स अवेलेबल हैं, सब इंक्लूड किए जा सकें। तो इसकी इम्यूनिटी का जो दायरा है वो 6 से 8 महीने का है, और जो हमारी TAB वैक्सीन है वो 2 इयर्स तक काम करती है, DPT 3 to 5 इयर्स काम करती है, और BCG वैक्सीन 5 से ज़्यादा इयर्स काम करती है। येलो फीवर की वैक्सीन जो हमारे यहाँ लगाई जाती है वो 10 सालों के लिए काम करती है, और जबकि मीज़ल्स, मम्स, रूबेला वैक्सीन जो है वो सालों साल काम करती हैं, बहुत लंबे समय तक के लिए काम करती हैं, ऑलमोस्ट एक लाइफ स्पैन के लिए काम करती हैं, कारगर हैं। ये वैक्सीन्स कितनी प्रोटेक्टिव हैं, कितनी इफ़ेक्टिव हैं हमारे लिए, ये हमें जानना आवश्यक है। जैसे येलो फीवर की वैक्सीन आज की तारीख में 100% प्रोटेक्शन देती है, इसलिए यहाँ से साउथ अफ्रीका जाने वाले हर व्यक्ति को येलो फीवर वैक्सीन का टीका लगाना अनिवार्य है, और वो लगाने से वो वहाँ उस बीमारी से पूर्णतया बच जाते हैं। बहुत 100% प्रूफ है उसका। और नियरली 90% और 99% जो वैक्सीन्स हैं, वेरियोला, मीजल्स, मम्स, रूबेला वैक्सीन एंड डिप्थीरिया वैक्सीन एंड टिटनेस वैक्सीन, ये बहुत अच्छा प्रोटेक्शन नियर 100%, नॉट एग्जैक्टली 100% करती हैं। और BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस V, ये सब 80 to 95% हमको प्रोटेक्शन देती हैं, और मॉडरेटली हैं। जैसे किसी एरिया में कॉलरा फैल जाता है तो शॉर्ट स्पैन के लिए वैक्सीन दिया जाता है, जिससे कि वो एरिया कॉलरा से प्रोटेक्टेड हो, उसका प्रोटेक्शन का दायरा और टेन्योर भी बहुत छोटा होता है, 6 महीना से साल भर तक का। और आज की इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स भी इसी तरह से शॉर्ट स्पैन के लिए काम करती हैं, और ये कोरोना वैक्सीन भी अभी फ़िलहाल ये शॉर्ट स्पैन के लिए ही कारगर है। इसको 6 से 8-9 महीने तक इससे काम लिया जा सकता है, उसके बाद हमें हो सकता है फिर आवश्यकता हो वैक्सीन की। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जैसा आजकल बहुत कहा जा रहा है कि साहब इम्यूनाइजेशन से जो है वो कोरोना की वैक्सीन लेने से हमको बड़ी प्रॉब्लम हो रही, परेशानियां हो रही, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी वैक्सीन हो उसमें पहली चीज़ है उससे रिएक्शंस हो सकती हैं, एलर्जी हो सकती है जो तुरंत पता लग जाती है, इसलिए वहाँ पर इम्यूनाइजेशन सेंटर में आपको आधा घंटा से 1 घंटा रोका जाता है, जिससे उनको तुरंत मैनेज किया जा सके। और गलत तरीके से लग जाने वाली, गलत सिरिंज से लग जाने वाली, गलत जगह पे लग जाने वाली तरीक़ों से भी परेशानियां हो सकती हैं, तो उनके लिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और कोई एलर्जिक है किसी चीज़ से तो वो रिएक्शन भी तुरंत होती है, जिसको वहीं हैंडल किया जा सकता है। कुछ लोगों को न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे एक वैक्सीन में GB सिंड्रोम भी पाया गया उससे होता हुआ, और या कॉमनेस सभी वैक्सीन में, आजकल लगने वाली कोरोना वैक्सीन में भी काफ़ी लोग चक्कर होने की शिकायत करते हैं। उससे घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो कारगर है, थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाता है। कुछ रिएक्शंस प्रोएक्टिव रिएक्शंस कहलाते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। किसी भी व्यक्ति में अगर बीमारी के वायरस पहले से मौजूद हैं और उसको वैक्सीन लगा दी गई, तो ये संभावना है कि वो बीमारी तुरंत बढ़ जाए। जैसा कि कई लोगों में ये देखा गया है कि 2 डोज ऑफ वैक्सीन लगाने के बाद उनको कोरोना हो गया, तो लोगों ने इसको बताया कि साहब वैक्सीन कारगर नहीं है, ये कोरोना हो जाने से इसने कोई असर नहीं दिखाया। उल्टा उन्हें ये समझना चाहिए
कि वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे वायरस से, खाली वैक्सीनेशन हो जाने से वो जो उसका जो पीरियड था, टेन्योर था कि जो 14 दिन बाद वो डेवलप करता, वो फास्ट हो गया और शॉर्ट स्पैन में उसका डिजीज़ आपके बॉडी में आ गई, मौजूद हो गई। ठीक है, तो उसका जो पीरियड है वो शॉर्टन हो जाता है डिजीज़ डेवलपमेंट का। इसलिए इसको ये ना समझा जाए कि उनको वैक्सीन लगाने से डिजीज़ हो गई तो उसका प्रोटेक्शन नहीं मिला। प्रोटेक्शन सबसे बड़ा जो इस वैक्सीन का है कि इससे जीवन का, इंग्लैंड के सारी स्टडीज़ में पाया गया, उन्होंने अपने सारे लोगों को ये वैक्सीन लगवाई और ये देखा गया कि वैक्सीन लगने की वजह से डेथ रेट्स बहुत बहुत कम हो गए। जबकि अभी हमारे यहाँ इम्यूनाइजेशन चल रहा है और काफ़ी लोग इसके दायरे में नहीं आ पाए हैं, आ जाएंगे जल्दी ही, तो वो उनकी लाइफ को तो सेव करेगा ही करेगा। तो मित्रों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, जैसे हमें स्मार्टफोन की ज़रूरत है वैसे हमें स्मार्ट पर्सन की ज़रूरत है और किसी भी पैंडमिक में हमें स्मार्टली एक्ट करने की ज़रूरत है। और स्मार्टेस्ट एक्ट करने का तरीका बीमारी के खिलाफ वैक्सीन है। तो जैसे ही आपका नंबर आए, आपके परिजनों का नंबर आए, आपके माता पिता का नंबर आए, आपके पेरेंट्स का नंबर आए, आपके सीनियर सिटीजन्स का नंबर आए, उनको सही वक्त से आप उनको ले जाएं और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बीमारियों से भी और बीमारी से होने वाले बहुत ज़्यादा जीवन के खतरे के प्रति भी बहुत ज़्यादा बचाव आपका करती है। ये वैक्सीन वास्तव में कारगर है। इन घटनाओं से आप ना वो हों, घबराएं कि ये वैक्सीन लगने के बाद भी उन हस्तियों को कोरोना हो गया, तो वो कोरोना होने से कोई ख़ास बात नहीं है। उस बीमारी का जो डेवलपमेंट का दायरा जो 2 हफ्ते का सामान्य तौर पर था, वो 2 हफ्ते से शॉर्ट होके 5 दिन, 4 दिन या 6 दिन या 3 दिन में परिवर्तित हो गया, क्योंकि उनके अंदर वायरस पहले से पनप रहा था और वो बन रहा था और वो बढ़ रहा था। तो इसके लिए वैक्सीन को आपके अंदर एंटीबॉडीज़ और इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए दोनों डोज ऑफ वैक्सीनेशन के 20 दिन के बाद आपके अंदर सफिशेंट एंटीबॉडी बनने की संभावना होती है। तो आपको कम से कम मेजर बचाव 2 डोज वैक्सीनेशन के 20 दिन बाद तक जरूर करना है और उसके बाद भी बचाव रखना है, मास्क पहनना है, सफाई और सैनिटेशन का ध्यान रखना है और सीधे बीमारी में जंप नहीं कर देना है और भीड़ से कतई दूर रहना है और बचाव से अच्छा कोई उपाय नहीं है। तो मैं आपको इसके लिए सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।